रावी, रोहन और नीटू एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। ठंडी रात में उनकी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। पार्क के किनारे पुराना बरगद का पेड़ भयानक रूप से हिल रहा था। उसकी शाखाएं चांदनी रात में कंकाल की उंगलियों की तरह दिख रही थीं। पक्का ना? रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। नीटू ने अपनी आंखें घुमाईं। उसका सामान्य साहस पल भर के लिए कम हो गया था। फिरपोक मत बनो, उसने ताना मारा। हालांकि उसकी आवाज में सामान्य आत्मविश्वास की कमी थी। ये बस एक पुराना घर है। तीनों में सबसे बड़े और सबसे बहादुर रावी ने अपनी छाती फुलाई। और वैसे भी, उसने दृढ़ आवाज में कहा, हमने वादा किया था, अब पीछे नहीं हटेंगे। उसने शहर के किनारे पर स्थित जीर्ण शीर्ण विक्टोरियन हवेली की ओर देखा। उसकी आकृति क्षितिज के सामने एक दांतेदार घाव की तरह थी। ब्लैकवुड की हॉन्टेड मैंशन। उसका नाम सुनते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी थी, अपने साहस को चुनौती दी थी, और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लोहे का पुराना गेट रावी ने धक्का देकर खोला तो कराह उठा। सन्नाटे में उसकी आवाज किसी रोते हुए इंसान जैसी थी। हवेली तक जाने वाला रास्ता जंगली पौधों से भरा हुआ था। कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब प्रकृति में समा चुका था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनकी हरकत पर नजर रख रही हो। हवेली खुद ही बर्बादी की मिसाल थी। कभी चमकदार रहा पेंट अब उखड़ रहा था और फीका पड़ गया था, जिससे नीचे की संरचना की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। उनके शीशे बहुत पहले टूट चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह भूले हुए मिस्ट्रियों और अकथनीय भयावहता की फुसफुसाहट कर रही हो। तुम कहानी तो जानते हो, रोहन फुसफुसाया। घबराहट के कारण उसकी आवाज में कसावट आ गई थी। कहते हैं यहां जो बुढ़िया रहती थी वो काला जादू करती थी, और जब उसकी मौत हुई तो उसकी आत्मा यहीं फंस गई। बकवास मत करो, नीटू ने कहा। हालांकि उसकी बनावटी बहादुरी उसे खुद को भी मजबूर लग रही थी। लेकिन जैसे ही वे सामने के दरवाजे के पास पहुंचे, हवा के एक झोंके ने उसे जोर से बंद कर दिया, और नीटू भी एक चौंका देने वाली हाँफने की आवाज को नहीं रोक सकी। रावी ने जंग लगे दरवाजे के हैंडल से जूझते हुए उसे खोला, और एक कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। सड़ांत की गंध उन पर छा गई, जो घनी और दम घोंटने वाली थी। फॉयर लगभग एक मूर्त अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल बाहर आकाश में लटके चांद की एक किरण से रोशनी अंदर आ रही थी। हर कोने से धुंध की तरह मोटे मकड़ी के जाले लटके हुए थे, और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उनकी आंखें धीरे धीरे कम रोशनी के अनुकूल हुईं, वे कमरे की फिगरियों को पहचानने लगे। एक भव्य सीढ़ी, जिसकी पॉलिश की हुई रेलिंग अब धूल से ढकी हुई थी, ऊपर अंधेरे में जाती हुई दिखाई दे रही थी। एक दादा घड़ी समय पर जमी हुई खड़ी थी। उसके कांटे आधी रात के भयानक समय की ओर इशारा कर रहे थे। फर्श के तख्तों की हर आवाज, टूटी खिड़कियों से हवा के आने की हर आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। सन्नाटा लगभग किसी भी आवाज की तरह ही भयावह था। एक अनकही भीषणता से भरा हुआ था, जिससे उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। ये बहुत फिरावना है, रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। शायद हमें बस चले जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, सन्नाटे को चीरता हुआ एक रूह कंपा देने वाला चिल्लाहट गूंजा, जो घर में एक शारीरिक शक्ति की तरह गूंज रहा था। नीटू चीखी, रावी की बांह पकड़ ली। रोहन पीछे की ओर भागा, अपने ही पैरों पर ठोकर मारकर धूल भरे फर्श पर गिर पड़ा। जितनी जल्दी ये आया था, चिल्लाहट उतनी ही जल्दी गायब हो गई, और एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। बच्चे जम गए। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनकी सांसें उनके गले में अटक गई थीं। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर से परछाइयों से एक आकृति उभरने लगी। ये एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ था। उसके लंबे सफेद बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह गिर रहे थे। वो कंकाल की तरह पतली थी। उसके कपड़े फटे और पुराने थे। उसकी आंखें अंधेरे में दो चमकते अंगारे उन पर टिकी हुई थी, और एक कर्कश आवाज, जो एक प्राचीन शक्ति से भरी हुई थी, पूरे घर में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, आवाज गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये घर शापित है। अभी भी वक्त है, वापस मुड़ जाओ।
दहशत ने उनके पैरों को गति दी। वे मुड़े और भागे, उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे अंधेरे गलियारों से भागे, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। उनके कानों में बूढ़ी औरत की भयावह भविष्यवाणी गूंज रही थी। वे उसकी कर्कश हंसी को अपने पीछे पीछे सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर के हर कोने से आ रही हो, उनके डर का मजाक उड़ा रही हो। वे अनदेखी बाधाओं पर ठोकर मारते और लड़खड़ाते हुए भागे, उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर उनके चारों ओर घूम रहा हो, गलियारे हमेशा के लिए खींचते जा रहे हों। वे खो गए थे, परछाइयों और डर की एक भूल भुलैया में फंस गए थे। इधर, रवि चिल्लाया, एक लंबे गलियारे के अंत में रोशनी की एक झलक की ओर इशारा करते हुए। ये एक खिड़की थी जिसके शीशे बहुत पहले टूट चुके थे, लेकिन ये उम्मीद की एक किरण पेश करती थी, इस बुरे सपने से बाहर निकलने का पाथ। लेकिन जैसे ही वे करीब आए, उन्हें निराशा के साथ एहसास हुआ कि खिड़की इतनी ऊंची थी कि वे उस तक नहीं पहुंच सकते थे। वे फंस चुके थे। निराशा उन्हें अपनी चपेट में लेने लगी थी, लेकिन तभी नीटू को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पतला लाल धागा निकाला, जिसके दोनों सिरों पर एक छोटी सी गांठ बंधी हुई थी। यह एक रक्षा सूत्र था जो उनकी दादी ने उन्हें दिया था। जल्दी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। इसे अपनी कलाई पर बांध लो। एक एक करके उन्होंने अपने अपने कलाई पर धागा बांध लिया। उनकी उंगलियां जल्दी जल्दी में कांप रही थीं। जैसे ही आखिरी गांठ बंधी, एक अंधी रोशनी ने कमरे को भर दिया। उसके बाद एक कर्कश आवाज आई। उन्होंने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढंक लिया। उनके कानों में आवाज गूंज रही थी। जब उन्होंने फिर से देखने की हिम्मत की तो उन्होंने खुद को बाहर खड़े पाया, चांद की हल्की रोशनी में नहाए हुए। हवेली गायब थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई, मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। वे बहुत देर तक वहां खड़े रहे। उनकी छाती तेजी से उठ रही थी। उनके दिमाग में जो हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर बिना एक शब्द कहे वे मुड़े और भागे। तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपने अपने हाउसों की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। ब्लैकवुड की हॉन्टेड मैंशन एक रहस्य बनी रही, एक भयावह याद जो उनके सपनों में उन्हें फिराती रही। लेकिन उन्होंने इसके बारे में फिर कभी बात नहीं की और वे कभी भी शहर के उस हिस्से में वापस नहीं गए। रक्षा सूत्र, उनके बाल बाल बचने की एक मूर्त याद, उनकी कलाई पर बंधा रहा। उस रात के लिए एक मूक गवाह जब उन्होंने डर का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे थे।